नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पंजाब में एक बार फिर पुलिस मजबूर और बेबस नजर आई। आज खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह ने जेल से अपने साथी को रिहा करवा लिया। इसके बाद जीत का जुलूस भी निकाला और पंजाब पुलिस देखती रही। अमृतपाल सिंह का दावा है कि अपने साथी को छुड़वाने के लिए उसने शांतिपूर्ण आंदोलन किया। लवप्रीत बेगुनाह था, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अमृतपाल के तथाकथित शांतिपूर्ण आंदोलन में 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई पुलिस वालों के सिर में 11-11 टांके लगे हैं। अब पुलिस कह रही है कि कल अजनाला के थाने में जो हुआ उसके वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। हिंसा करने वालों की पहचान होगी और सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जवाब में अमृतपाल सिंह ने धमकी दी कि पुलिस ने अगर आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया तो फिर हालात बिगड़ेंगे। कल तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे जो होगा उसके लिए पुलिस और सरकार ही जिम्मेदार होगी। पुलिस को आंखें दिखाने वाले, भगवंत मान की सरकार को धमकी देने वाले, हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह की रणनीति क्या है, उसकी साजिश क्या है, वो सिख समुदाय को भड़काने के लिए कैसे बार बार सिख और सिक्खी की बात करता है, वो कैसे गुरु ग्रंथ साहब के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था को अपनी साजिश का भोरा बना रहा है। अमृतपाल सिंह कितना डेंजरस है, कितना चालाक है, उसके बयान सुनकर यह आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज पंजाब पुलिस की मजबूरी पर, पंजाब पुलिस की बेबसी पर अमृतपाल सिंह कैसे मुस्कुराता रहा, उसका साथी लवप्रीत कैसे कानून के रखवालों को चढ़ाता हुआ जेल से बाहर आया। अमृतपाल सिंह ने कल जो कहा था उसे करके दिखाया। उसने अपने साथियों को पंजाब की जेल से रिहा करवा लिया। उसके बाद ही अजनाला थाने से अपने सपोर्टर्स के साथ विजय जुलूस की शक्ल में वापस गया। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सामने कल ही सरेंडर कर दिया था। अजनाला के थाने पर अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स ने कब्जा कर लिया था। मारपीट और किडनैपिंग के इल्जाम में गिरफ्तार लवप्रीत को रिहा करने पर समझौता हुआ। आज पंजाब पुलिस ने समझौते के मुताबिक कोर्ट में कहा कि लवप्रीत की गिरफ्तारी गलत थी, वो बेकसूर है। इसके बाद अदालत ने लवप्रीत को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर लवप्रीत तूफान हंसता हुआ जेल से बाहर निकला। जेल के दरवाजे पर अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स लवप्रीत के स्वागत के लिए खड़े थे। इन लोगों ने लवप्रीत को जेल के गेट पर ही भगवा पटका पहनाया। फिर लवप्रीत ने कैमरों के सामने बड़ी बड़ी बातें कही और सीधा अमृतपाल सिंह से मिलने अजनाला थाने की तरफ निकल पड़ा। इसके बाद अमृतपाल सिंह ने अपनी जीत और पुलिस की हार का जुलूस निकाला। कानून के रखवाले हाथ बांधे खड़े रहे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने आज अमृतपाल सिंह से बात की, पूछा वो क्या चाहता है, इस तरह से थाने पर कब्जा करके पुलिस वालों को घायल करके वो क्या साबित करना चाहता है, उसका मकसद क्या है। जवाब में अमृतपाल सिंह ने बड़ी बड़ी बातें कही। पंजाब में नशा बंद हो, धर्म परिवर्तन पर रोक लगे, और फिर वो आया खालिस्तान के मुद्दे पर। बोला कि लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने कहा कि कल थाने में जो हुआ वो पुलिस की गलती थी। अगर पुलिस पहले बात मान लेती, पहले लवप्रीत को रिहा कर देती तो यह सब होता ही नहीं। हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पंजाब का यूथ ड्रग से बाहर है, सिक्खी का प्रचार हो, कन्वर्जेंस बंद हो, जो क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जेंस हो रहे हैं। पंजाब में हमें हमारी आज़ादी की बात करने का अधिकार हो, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स हो, जो डेमोक्रेसी में सबको होते हैं। हम पीसफुल मैनर में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीसफुल चीज़ों को जब दबाया जाता है तो वो चीज़ें इरप्ट होती हैं। जैसे वैल्कनो इरप्ट होता है नीचे, तो वैसे ही सब कुछ होता है। सो सबको समझना चाहिए पंजाब इज़ टोटली डिफरेंट फिनोमेना। जब आप बाहर बैठे हैं पंजाब से, पंजाब में आप ये अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए 10 सेकंड का लूप वीडियो चल रहा है पंजाब, ऐसा कुछ पंजाब में नहीं। आप पूरे चल के हैं कि कौन सी वायलेंस हो रही है यहाँ पे, इससे बड़ी बड़ी वायलेंस बाहर हो जाती हैं। ट्रेन फूक दी जाती हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, इधर सब जगह पे। कोई नहीं कहता स्टेट अनसेफ हो गई है। क्राइम रेट पंजाब में लो है, गन वायलेंस पंजाब में लो है। गन पोजेशन और गन वायलेंस को मीडिया मिक्स करता है। पोजेशन डिफरेंट चीज़ है, वायलेंस डिफरेंट चीज़ है। पंजाब में गन वायलेंस गाजियाबाद से लो है, एक सिटी से, दिल्ली से लो है। सो हमें ये बताना कि हम वायलेंट हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है।
ये सब कहते हैं कि पंजाब में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, लेकिन नशे का कारोबार बंद करने के लिए पुलिस के थाने पर हमला करना तो जरूरी नहीं है। सब जानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने की आजादी सबको है, लेकिन बात कहने की आजादी का मतलब देश तोड़ने की बात कहना तो नहीं हो सकता। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कहने को आजादी तो नहीं कहा जा सकता। अमृतपाल सिंह कह रहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना चाहता था, वो पीसफुल एजिटेशन करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से बंदूकें लेकर, लाठी डंडे लेकर, भाले और तलवार लेकर थाने पर हमला किया गया, क्या वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? असल में अमृतपाल सिंह का मकसद हिंसा करना था। वो खालिस्तान की बात करता है और अपनी ताकत दिखाना चाहता था। पुलिस की लाचारी का उसने फायदा उठाया। अमृतपाल सिंह अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर पूरी प्लानिंग के साथ थाना को घेरने पहुंचा था और उसने वही किया। और यह सब उसने किया गुरु ग्रंथ साहब की पालकी की आड़ में। इस पालकी को भीड़ के बीच रखा और उसकी आड़ में थाने पर हमला किया। आज पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अमृतपाल ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट की बात कही थी, लेकिन उससे हिंसा की। पुलिस मजबूर थी। पुलिस किसी कीमत पर गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को भंग नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन इसका फायदा अमृतपाल सिंह ने उठाया। अमृतपाल सिंह के साथियों ने धारदार हथियारों से पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, लाठियां चलाई, जिसमें 6 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अजनाला थाने के बाहर, और आप जहां पे हमें रोकोगे हम रुक जाएंगे। सो इनकी इंगेजमेंट के बाद ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किया गया था, उसमें गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया। उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज़ किए गए, ब्रिक बैट्स यूज़ किए गए। 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर इंजर्ड। इंटरनेशनल हॉकी स्टार हमारे जुगराज सिंह, जो वहाँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड थे, उनको 11 स्टिचेस लगे हैं। पुलिस पर्सनल हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड। पुलिस हैज़ शोन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट। हमने बहुत संयम से काम लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को मेंटेन रखा जाए। इस तरह के अंसर जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। एट द सेम टाइम मैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से अपील करूँगा कि शांति और हार्मनी को बना के रखें। इसके बाद आज भगवंत मान की सरकार के मंत्री भी बोले। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने भी कहा कि अमृतपाल ने साजिश के तहत गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर थाने पर हमला बोला था। अगर पुलिस कोई स्टेप लेती तो बात बिगड़ सकती थी। अमन अरोड़ा ने कहा, कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए पवित्र धर्म ग्रंथ का इस्तेमाल न करे। अमृतपाल वहाँ पे और उनके साथी जो हैं वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे, और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहाँ पे बरता गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो सिखिज्म की बात करते हैं, आज अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुंचेंगे तो क्या ये सही है जो कल हुआ वो? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आगे थे, जिसको सिर्फ सिख धर्म ही नहीं या सिर्फ 3 करोड़ पंजाबी नहीं, सारी दुनिया मानती है। जो सरबत के भले की बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, अगर उनको उनकी आड़ में कोई अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए या हमला करने के लिए आएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्रता पर, गुरु साहिब की मर्यादा पर आंच आए, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी को ये बात स्वीकार नहीं होगी। इसलिए ये बात तो ठीक है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन सवाल ये कि पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसे इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि अमृतपाल सिंह हजारों लोगों के साथ थाने की तरफ किस मकसद से बढ़ रहा है? गुरु ग्रंथ साहब को उसने छुपा कर नहीं रखा था। वो गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी लेकर आया था। बड़े से ट्रक में उसने गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया था। पुलिस को इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को थाने से दूर क्यों नहीं रोका गया? उसी वक्त गुरु ग्रंथ साहब को सम्मानपूर्वक
किसी गुरुद्वारे में क्यों नहीं भिजवाया गया? ये सवाल तो बनते हैं। पंजाब की सरकार को इनसे जवाब भी देने पड़ेंगे। लेकिन अमृतपाल सिंह दावा कर रहा है कि सरकार और पुलिस झूठ बोल रही है। कल की हिंसा के लिए पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस ने पहले झूठी एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर के आधार पर बेगुनाह को गिरफ्तार किया, फिर संगत पर लाठी चलाई, इसलिए गड़बड़ी हुई। हकीकत होती है, इसे टाला जा सकता था कैसे? ये एफआईआर हुई 17 तारीख को। मैं कब से बोल रहा हूँ सब मीडिया में इसकी जांच की जाए, हायर अथॉरिटीज को चेक करे, हम इनोसेंट हैं, ऐसे ना किया जाए। ये हमारे प्रचार को रोकने के लिए हो रहा है। ये समबडी हैविंग अ पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट मी, उसने फेक एफआईआर, मेंटली अनस्टेबल बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो पुलिस को पहले करना चाहिए था जो कल किया उन्होंने। ये सब नहीं होता। मैंने पहले कॉल दी सीएम डे की अजनाला जाने की, मैंने उसको कैंसिल क्यों किया? संगत ने बोला आप उस दिन कैंसिल करके आए नहीं, इसलिए कि प्रशासन बोला था हमें अभी एफआईआर लॉन्च की, हमें चेक करने दें, हम सब करेंगे। और जब उन्होंने एफआईआर लॉन्च करके सब कुछ चेक नहीं किया, फिर मैंने उनको उन्होंने मंडे का टाइम दिया मुझे, मैंने उनको वेडनेसडे का टाइम देकर थर्सडे पे आया हूँ। तो उनको समझना चाहिए, यूथ को आप सप्रेस नहीं कर सकते। अमृतपाल सिंह ने जो कहा वो सफेद झूठ है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, हिंसा के लिए आया था, माहौल को खराब करना चाहता था। इसकी गवाह कल की तस्वीरें हैं। थाने पर अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स ने हमला किया। भीड़ के सामने पुलिस भागती नजर आई। पुलिस ने बैरिकेड जरूर लगाए थे, लेकिन अमृतपाल के सपोर्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और थाने की तरफ दौड़े। पंजाब पुलिस के जवान भी जान बचाकर भागते नजर आए। जहां तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सवाल है, तो अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स की पत्थरबाजी से जिन पुलिस वालों के सिर फूटे थे, खून बहा था, उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। और अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। थाने पर कब्जे के बाद अमृतपाल सिंह एसएचओ के चेंबर में पहुंच गया। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद लोग थे। थाने पर कब्जे की जानकारी मिलने के बाद अमृतसर देहात के एसएसपी भी वहां पहुंचे। तो एसएसपी के सामने अमृतपाल सिंह थाने में इस तरह बैठा था, इस अंदाज में बात कर रहा था जैसे वो फरियादी नहीं, वो थानेदार है। ये तस्वीरें कल की हैं, अजनाला थाने की हैं। थाने के भीतर अमृतपाल सिंह अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ तंज कर बैठा है। अमृतसर देहात के एसएसपी सुरिंदर सिंह दुग्गल दबी हुई आवाज में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शांत होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अमृतपाल बहुत एग्रेसिव है। पुलिस को देख लेने की धमकी दे रहा है। अमृतपाल सिंह के आसपास जो उसके हथियारबंद लोग हैं, उनके बंदूकें देखकर, उनके कारतूसों की संख्या देखकर किसी को भी समझ में आ जाएगा कि अमृतपाल सिंह क्या चाहता था, उसके इरादे क्या हैं। हालांकि अमृतपाल सिंह अपने इरादे छुपा भी नहीं रहा। वो खुलकर कह रहा है कि वो खालिस्तान की मांग कर रहा है और खालिस्तान की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। वो अपनी मांग को जायज ठहराने के लिए सिक्की का हवाला देता है, बार बार सिख भाइयों और गुरु साहब का हवाला देता है। आज अमृतपाल सिंह ने कहा खालिस्तान की मांग कोई पहली बार नहीं हो रही है। हर कौम को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। सिखों को भी अपना होमलैंड मिलना चाहिए। अमृतपाल ने कहा जिस तरह 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, वो तो वैसा ही खालिस्तान चाहता है। इंडियन स्टेट हमें सप्रेस कर रही है। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। पासपोर्ट तो महात्मा गांधी जी के पास ब्रिटिश इंडिया का था, तो वो ब्रिटिश इंडिया के फेवर में चले गए। ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये सिटीजनशिप की आइडेंटिटी नहीं होती। आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज नॉन इंडियन सिटीजन because I am having a passport, that doesn't make me an Indian citizen. सब कह रहे हैं इसीलिए आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और एक बार फिर से खालिस्तान की बात जैसे भिंडरवाला ने की थी वैसे ही आप कर रहे हैं। देखिए, खालिस्तान की बात संत भिंडरावाला ने पहली बार नहीं की। खालिस्तान की बात महाराजा रणजीत सिंह के राज को खालिस्तान बोलते हैं। उसके बाद 1934 में खालिस्तान का मता आता है। 1949 में महाराजा पटियाला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने खालिस्तान की डिमांड की है। खालिस्तान की डिमांड, सिख होमलैंड की डिमांड चलती आई है। ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है 1984 का। ये मीडिया प्रोपोगेट, उनको नॉलेज नहीं है। हमारे पास न्यूज़ की कटिंग है तब 1934 की, जब खालिस्तान बाय वर्ड मेंशन हुआ। सो जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये चीजें सब बनी हैं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तो खालिस्तान क्यों? तो आप इसीलिए खालिस्तान की मांग करें बार-बार अलग। खालिस्तान हमारा इंस्पिरेशन है, हमारा राज है। जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर था, वी आर क्लेमिंग दैट एम्पायर बैक।
ये देश के विरोध में नहीं लगता है आपको? विरोध में नहीं, देखो, देश के विरोध में अगर तब हो जब हमने को वायलेंट तरीके से इसको मांगे। अभी तक तो पीसफुल है ये। और डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए हायर अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट जो होता है वो लॉ बन जाता है। उन्होंने 2006 की उनकी जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि खालिस्तान की डिमांड पीसफुल मैनर में इज नॉट अ क्राइम, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस करें आप, उसके फ्लैग लगाएं, उसका लिटरेचर बांटें, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। सो हमें वो प्रैक्टिस करनी थी। कुल मिलाकर अमृतपाल देश के बाहर बैठी ताकतों की शय पर सिख भाइयों को गुमराह करके पंजाब में एक बार फिर से टेंशन क्रिएट करना चाहता है। आज अमृतपाल सिंह ने कहा वो जर्नैल सिंह भिंडरानवाले को अपना हीरो मानता है। पंजाब में अब जगह जगह भिंडरानवाले के पोस्टर दिखने लगे हैं क्योंकि भिंडरानवाले संत थे। Bhindranwala is a sacred figure in Sikhi. I'm nothing compared to him. So I'll not compare myself to Bhindranwale Sant ji. उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया सिखों के लिए, और यही प्रॉब्लम है। पंजाब में आप जाएं, आपको तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और इवन सप्रेशन के बावजूद ये सब कुछ होता है। उनकी तस्वीरें आई हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। पंजाब के बाहर के लोगों को लगता है कि ये 2-4 बंदे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन पंजाब टोटली 90% भिंडरांवाले के फेवर में ही है, और वो रहेगा। क्योंकि अगर ये आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमारे हीरो हैं, तो आप अगर किसी के हीरो को डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो आपको उनको भी डिफाइन नहीं करना चाहिए अपने तरीके से। वो हमारे लिए लड़े और हम उनकी रिस्पेक्ट करें। देश के विरुद्ध तब जाएगा अगर ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। तो आप सपोर्ट करेंगे डेमोक्रेसी के? अगर डेमोक्रेसी का गान हो, डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए, आप सपोर्ट करेंगे? अगर डेमोक्रेसी को मारा जाए आप तो नहीं सपोर्ट करेंगे ना। तो डेमोक्रेटिक राइट को अगर खत्म किया जाए तो आपको हमारे साथ खालिस्तान की सपोर्ट में आना चाहिए। अमृतपाल अपने आप को भिंडरानवाले के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह का रूप लेने की कोशिश कर रहा है। ये तो साफ जाहिर है उसकी तेवर और तैयारी उसी तरह की हैं। वो भिंडरानवाले की तरह हथियारबंद लोगों के साथ चलता है, पुलिस थानों पर हमले करता है, लोगों को डराता है, खालिस्तान का विरोध करने वालों को सिखों का दुश्मन बता देता है। आज पंजाब पुलिस ने कहा कि वो अमृतपाल या उसके साथियों की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। जिन लोगों ने कल थाने पर हमला किया, गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में हिंसा की, उन सब की पहचान की जा रही है, वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी हिंसा में शामिल थे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हार्ड अर्न्ड पीस है। पंजाब ने टेररिज्म का एक बहुत बुरा फेस देखा है, और उसके बाद टाइम टू टाइम कोशिश हुई है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की। तो ये समय है कि हम अपने डिफरेंसेस को भुला के एज पंजाबीज वी राइज टू द ओकेजन, वी मेंटेन हार्मनी and we don't allow the atmosphere to be spoiled. Regarding yesterday's incident, appropriate legal action will be taken. Statements of police officers will be recorded. जब वो मेडिकली फिट बताए जाएंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो फुटेज एनालाइज करके जो लीगल एक्शन, जिसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, उसके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन किया जाए। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की बात की तो अमृतपाल ने उसे हंसी में उड़ा दिया। अमृतपाल सिंह ने आज फिर धमकी दी, कहा कि पुलिस सरकार के प्रेशर में काम करने से बाज आ जाए, एक तरफा एक्शन न ले। अमृतपाल ने कहा अगर उसके साथियों पर कार्रवाई हुई तो उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। एक गल जिहड़ी उड़दी उड़दी सुनी है भी कल दीयां कुछ घटनावां नूं लै के सरकार फिर कोई परचे वाले खेड 'च पैना चाहुंदी है भी असीं जिहड़े किसी दीयां फोटोआं आईयां होणगीਆਂ, जिहड़े संगत आई है उन्हां ते 307 दे कुछ परचे। मैं सरकार नूं कहना इन्हां कंमां 'ਚ ਆਪਾਂ ना पईए। देखो ये कल की सारी सिचुएशन टाली जा सकती सी जे तुसी साडा पक्ष सुनिया हुंदा। ये बहुत लो छोटा मसला सी जिन्हों मीडिया ट्रायल बनाया गया। उस तो बाद इस मसले का जिहड़ा अपने सामने जो कॉन्सिक्वेंसिस निकले आ वो मेरे पैदा किए नहीं है। मैं ऐसा बंदा जिहड़ा एक लिमिट तक हर चीज़ों को कंट्रोल च रखदा है। देखो बहुत चीज़ां बर्दाश्त कीतियां जा सकदियां, पर मैं उन्हां नौजवानों नहीं छड्ड सकदा जिहड़े मेरे करके घरों तुरे आ पंथ दी खातर। वो जेल 'ਚ बैठे होण ते साडी नींद इन्ना ही लम्मी ताण के पै जाइए, मैं उन्हां बंदियां वर्गा नहीं। सो प्रशासन ने कदा चेतना सोचे भी साडा कोई सिख अंदर कर ले इनोसेंट, कोई भी नौजवान जिहड़ा साडे नाल आउंदा है कल जाए इस कोई भी नौजवान जिहड़े इत्थे आए ने कल मोर्चे दे विच, उन्हां नूं जे कोई गिरफ्तार करदा है तो फिर अजनाले शहर दीयां संगतां असीं इत्थे अज रुके हैं, संगतां दा इकट्ठ तुसीं वेख रहे जो, तो ये प्रशासन नूं भी चाहिए भी अमन अमान तां कायम रहना है। अमृतपाल जिस तरह सिक्खी के नाम पर
पवित्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आड़ लेकर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, उससे पंजाब की मेन स्ट्रीम पार्टियां भी हैरान हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा, अमृतपाल सिंह ने जिस तरह से पालकी साहब लेकर थाने पर हमला बोला, वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है। अमृतपाल इससे बाज आ जाए। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। और वो भी पुलिस स्टेशन च गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦर्शन करना है, ਤੁਸੀਂ करो। जिस वक्त पंजाब में अमृतपाल सिंह कानून व्यवस्था को चढ़ाते हुए रोड शो निकाल रहा था, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई में उद्धव ठाकरे से सियासी मुलाकात कर रहे थे। जब उनसे थाने पर हमले और पुलिस वालों के घायल होने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सारी बातों को गलत बता दिया। तस्वीरों में आपने जो कुछ देखा उसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कहने को तो भगवंत मान कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा। पिछले 2 दिन में पंजाब पुलिस की बेबसी और अमृतपाल सिंह की गुंडागर्दी पूरे देश ने देखी है। पंजाब की मजबूर पुलिस की लाचारी की जो तस्वीरें सामने आई वो दुखद हैं, चिंता में डालने वाली हैं। ये ठीक है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। यह भी सही है कि पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहब की पवित्रता को बरकरार रखा, लेकिन इससे अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स का हौसला बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है। जहां तक अमृतपाल सिंह का सवाल है, वो चालाक है, बोलने में माहिर है, पढ़ा लिखा है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी बोलता है, अपनी बात बड़ी चतुराई से कहता है। वो कह रहा है कि देश के उस इलाके को खालिस्तान बनाना चाहता है जहां महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि महाराजा रणजीत सिंह का शासन तो अफगानिस्तान तक था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी तो लाहौर थी, तो अमृतपाल सिंह को खालिस्तान की मांग की शुरुआत लाहौर से करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराना चाहिए था, लेकिन वो ये सब न कहेगा न करेगा। वो तो लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का हवाला देकर भारत में इस तरह की बातें कहेगा। लेकिन अमृतपाल सिंह को यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का मतलब देशद्रोह नहीं हो सकता, देश को तोड़ने की बात कहना कतई नहीं हो सकता। अब यह पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है वो ये पता लगाए कि अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है। इसे डिनाई करने के बजाय ये जानने की कोशिश करे उसे कौन मदद कर रहा है, उसके रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल पहले दुबई से भारत आया, वारिस पंजाब डे का चीफ बन गया
और 1 साल में उसने इतनी ताकत हासिल कर ली कि वो पंजाब की पुलिस को आंख दिखा सके। तो ये सब आसान नहीं है, इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि अमृतपाल को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, उसके पीछे कौन है। मुझे हैरानी इस बात पर है कि जब पंजाब में इस तरह के हालात हैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ 2024 के चुनाव की तैयारी पर बात कर रहे थे। हालांकि केजरीवाल जिस वक्त मातोश्री में बैठकर उद्धव ठाकरे को पूरा सपोर्ट करने की बात कह रहे थे, उस वक्त दिल्ली एमसीडी में लात खूंसे चल रहे थे। एमसीडी जंग का मैदान बन गई थी। दिल्ली नगर निगम में मेयर के इलेक्शन से पहले सिर्फ लात घूसे चले थे, लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में खून खराबा हुआ। सिर्फ 1 वोट के लिए आज दिल्ली नगर निगम में वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मार पिटाई हुई, खून बहा, माइक से एक दूसरे पर हमला किया गया, महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी हुई, एक पार्षद तो बेहोश हो गया। और ये सब हुआ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जे को लेकर। एमसीडी के मेयर ने इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक का फैसला मानने से इनकार कर दिया और जैसे अपना फैसला सुनाने की कोशिश की, हंगामा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। आज दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग शांति से निपट गई, लेकिन जैसे ही फैसले के ऐलान का वक्त आया तो मारपीट हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के हिसाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन मेयर ने इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के फैसले को नहीं माना। उसी के आधार पर मोहिनी जी, मोहम्मद आबिद मलिक जी हो गया। पहली काउंटिंग के हिसाब से 1 वोट इनवैलिड है। मेयर ने यह ऐलान कर दिया कि बीजेपी का 1 वोट अनवैलिड है। इस एक अनवैलिड वोट होने से बीजेपी की 1 सीट छिन सकती है। स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी का बहुमत हो सकता है। इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और फिर हंगामा और मारपीट की नौबत आ गई। जैसे ही मेयर को लगा कि हालात बिगड़ सकते हैं, वैसे ही वो अपनी सीट छोड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लात घूंसे चलाने में, एक दूसरे पर हमला करने में कोई किसी से पीछे नहीं था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों ने भी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला किया। तस्वीरें गवाह हैं, कोई किसी के कपड़े खींच रहा था, कोई बाल पकड़कर दूसरे को जमीन पर पटक रहा था और दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे की मारपीट के वीडियो बना रहे थे। इस शर्मनाक हंगामे में, मारपीट में सिर्फ 1-2 पार्षद ऐसे दिखाई दिए जो बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मारपीट का सबसे भयानक मंजर पुरुष पार्षदों के बीच दिखा। ऐसे लग रहा था जैसे दिल्ली नगर निगम का हॉल न हो
ये फ्री स्टाइल रेसलिंग का अखाड़ा हो। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के एक पार्षद बीच में फंस गए और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। वो बेहोश हो गए, वहीं गिर पड़े। बाद में उन्हें पानी पिलाया गया, पैर की मालिश की गई, तब जाकर उन्हें होश आया। हंगामे की आशंका को देखते हुए स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात थे। अपनी तरफ से पुलिस के जवान पार्षदों की लड़ाई को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन चुने हुए जन सेवकों के साथ वो एक सीमा से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए पार्षद बेकाबू हो गए। एक पार्षद ने तो मेयर की सीट के सामने लगा माइक ही उखाड़ दिया। आज एमसीडी में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आज पुरुष पार्षद भी महिला पार्षदों के साथ मारपीट करते नजर आए, बदसलूकी करते दिखाई दिए। अनारकली वार्ड से बीजेपी के पार्षद मीनाक्षी शर्मा के हाथ से तो खून निकलने लगा। मीनाक्षी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि बदसलूकी भी की गई। मीनाक्षी ने कहा कि वो अपने साथ मारपीट करने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद का नाम तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल देखकर उसे पहचान लेगी और उसे छोड़ेंगी नहीं। आपको किस चीज से मारा गया है? हाथ पे किस चीज से चोट लगी है? कोई नुकीली चीज मारी है इसको? नुकीली चीज मारी है कोई, इन्होंने भागते हुए उनके पार्षदों ने, और मुझे गलत टचिंग करी है, छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। गलत तरीके से छूने जी जी, में हाथ डाला। वो कौन? शक्ल देख के पहचान जाऊंगी। मेरे साथ गलत टचिंग करी है, गलत टचिंग। उस पार्षद को छोड़ूंगी नहीं। बीजेपी के पार्षद है, उनके हाथ में चोट। मेरी छाती पे हाथ मारा, छोड़ूंगी नहीं कुत्ते को। कौन था? कौन? शक्ल दिखाओ, पार्षद की, इसके सबको बताती हूँ मैं। झाड़ू का पार्षद है, हमारे बहन के गिरबान में हाथ डाला, हमारे बहन के गिरबान में हाथ डाला। इन हरामजादों ने देख लो। मीनाक्षी शर्मा, बीजेपी की पार्षद मीनाक्षी शर्मा को चोट लगी है, हाथ में कट के निशान है। इनका ये कहना है कि गलत तरीके से इनको टच किया गया और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल मैं तो कहती हूँ उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। तब एकदम झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी, क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। मारपीट की नौबत कैसे आई, हालात इतने कैसे बिगड़ गए, ये भी समझ लेते हैं। असल में स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर 12 जोन में चुने जाते हैं, जबकि 6 मेंबर्स का चुनाव एमसीडी में होता है। आज इन्हीं 6 मेंबर्स का चुनाव था। बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत के लिए अपना चेयरमैन बनवाने के लिए 3 मेंबर्स की जरूरत थी और आम आदमी पार्टी को 4 मेंबर्स की। एक मेंबर के लिए कम से कम 35 वोट होने चाहिए। बीजेपी के 104 पार्षद जीते हैं। मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह ने पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और आज सुबह बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद बीजेपी के पास 106 वोट हो गए, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर्स को जिताने के लिए 105 वोट की जरूरत थी। इसलिए बीजेपी को पूरा भरोसा था कि उसके 3 मेंबर जीत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की काउंटिंग के हिसाब से बीजेपी के उम्मीदवारों को फर्स्ट प्रेफरेंस के 105 वोट मिले, यानी बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते और 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के जीत पाए। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर ने काउंटिंग के बाद रिपोर्ट मेयर को सौंप दी।
मेयर शैली ओबेरॉय ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी के एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि एमसीडी के सचिव ने कहा कि कोई वोट इनवैलिड नहीं है, लेकिन शैली ओबेरॉय ने सचिव की बात भी नहीं मानी और रिकाउंटिंग की बात की। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इसी बीच मेयर ने कह दिया वो एक वोट को इनवैलिड मानकर रिजल्ट का ऐलान करने जा रही हैं। इसके बाद तो मारपीट शुरू हो गई। इंसान तो इंसान ही है। जब उनके लोग हमारी लेडीज को छेड़ते, वो जेन्युइनली टच करते हैं हमें, तो सब ठीक है। ऐसा कुछ किया गया? बिल्कुल। आज तो अभी तो हद ही कर दी। यहाँ पर 10 आम आदमी पार्टी के पार्षद इस दरवाजे पे, हालांकि दरवाजा भी आपका इंजर्ड हुआ है, उस दरवाजे पे खड़े होकर 10 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक बीजेपी के पार्षद को लातों से, घूसों से कूट के जमीन पे लिटा के मारा। मैं नाम नहीं जानती क्योंकि मैंने शक्ल नहीं देखी, मैंने उसकी पीठ देखी, जमीन में गिरा हुआ था, उसने ब्लू कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी। आम आदमी पार्टी का पार्षद होता तो वो लोग अपने पार्टी के पार्षद को ऐसे नहीं कूट रहे होते। डेफिनेटली वो बीजेपी का पार्षद था और उसके साथ उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक पार्षद बहन को बुला के धक्का दे दिया और क्या कहा कि हम इसको इसलिए कूट रहे हैं क्योंकि ये इस बहन को छेड़ रहा है। इतनी घटिया मानसिकता, शर्म आनी चाहिए। हर रोज ही करते हैं। इनकी एक बॉबी नाम की पार्षदा है, उसको बोलते हैं बॉबी तैयार रही है, तेरे को उस पे धक्का देंगे, तेरे को उस पे धक्का देंगे। अरे क्या करते हैं ये लोग, इधर उधर उसको हाथ लगा के ऐसे लिटरली धक्का दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली नगर निगम में जो कुछ हुआ सब एक तरफा था। आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों के साथ भी धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। जामा मस्जिद इलाके के वार्ड नंबर 75 की पार्षद सुल्तान अब्दा ने कहा कि बीजेपी वालों ने मेयर के साथ साथ दूसरे पार्षदों से मारपीट की। बीजेपी वाले अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेयर को मारे, हम सबके ऊपर हमला किया है, से इतना लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। वो हार गए, वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग वो हार रहे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो शुरू से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तो आप सबको मालूम है। बीजेपी के जिस पार्षद अमित नागपाल ने कल बैलेट पेपर फाड़े थे, उन्हीं अमित नागपाल ने आरोप लगाया कि आज उन पर भी माइक से अटैक हुआ। वो अपने साथ उस माइक को लेकर आए थे जिससे उन पर हमला किया गया। गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए, ये उठा के मार रहे हैं, कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। मतलब ये हद है इन लोगों की। मतलब इस माइक से चोट लगी है, इनके नाक पे ये चोट लगी है। कौन था, कौन मारा था आपके पहचान? ये आप पार्टी के गुंडे हैं, 3-4 किलो ये लोग हैं। उनको देवेंद्र है, एक इनके 2-3 और पार्षद है, शक्लों से हम पहचानते हैं। ये लोग मार रहे हैं, मतलब इतने बुरे तरीके से, इतना बुरा हाल सदन में, ये तो आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ। क्यों मारपीट? ये देखिए, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग जेब कतरे हैं। ये देखिए, बीजेपी के 2 पार्षद देख सकते हैं, इनको चोट। ये लोग जेब कतरे हैं। मैं शक्ल नहीं पहचानता हूँ। आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूँ, इन जेब कतरों में भरोसा मत करिए। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चोट कहाँ लगी है? ये देखिए, यहाँ मेरा कट है, यहाँ मेरे को अंदर मारा गया, धक्के मारा गया। मैं क्या करूं? आज हुई मारपीट में बीजेपी के 8 पार्षदों के घायल होने की खबर है। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि गलती मेयर की थी और पिट बीजेपी वाले गए। बीजेपी के पार्षद रवि नेगी ने कहा मेयर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को मान नहीं रही थी, इसलिए हालत इतनी खराब हुई। 3 सदस्य हमारे जीत गए थे। इन लोगों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर एक कैंडिडेट को हराने की कोशिश करी और जब हमने मना करा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी तो जबरदस्ती अधिकारियों दबाव लगाकर रिकाउंटिंग नहीं मान गई थी। मानने के बाद जबरदस्ती हमें बिना बताए रिकाउंटिंग हो रही थी, हमने विरोध किया। भगवान सिंह सचिव बार बार मना कर रहा था कि ये वोट वैलिड है, इसको इनवैलिड मत करिए। उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। जो चुनाव आयोग से जो लोग आए थे वो घोषित करके गए थे कि 3 सदस्य हमारे 3 उनके जीत गए, उसके निर्णय को भी नहीं माना इन्होंने। हम बैल में नहीं गए, इन्होंने जबरदस्ती जब रिकाउंटिंग करी तो हमने उसका विरोध करने मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंक भाई है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। बीजेपी का आरोप है कि आज जो हंगामा हुआ उसकी सूत्रधार आतिशी मार्लेना थी।
वही आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भड़का रही थी। बीजेपी अब मेयर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। वहाँ पर सुपर इनकी मेयर बैठी हुई आतिशी जी ने इनको मैसेज किया कि नहीं जी इस वोट को इनवैलिड करो, और ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे। जब हम लोगों ने ऑपोज किया, इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई हुई, हम इनको छुड़ा रहे हैं। इनके जो अशोक मानू है तिलक नगर के, पीछे से आते हैं, उठा के ऊपर से नीचे फेंकते हैं, और देखिए कैसे मारने की करी है, कमीज फाड़ी है। ये इनकी हरकतें हैं। एमएस बोल रही है, स्टैंडिंग कमेटी के वहाँ पर कमिश्नर बोल रहा है, सारे लीगल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो वोट ठीक है, कि गुंडागर्दी दिखा रहे हैं उसको इनवैलिड कहने में। इनके कहने से वोट इनवैलिड हो जाएगा। हम कोर्ट जाएंगे। हम ही ने जो सुबह याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन शुरू से कराया नंबर 1 से, नहीं तो ये अपनी बात पे अड़े हुए थे कि इलेक्शन ये वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब हम कोर्ट गए, रात को इनको नोटिस पहुंचे, तो आज सुबह इन्होंने उसको पढ़कर इलेक्शन 1 नंबर से शुरू कराया। अब ये हरकतें कर रहे हैं। आतिशी मारलेना के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सच है, जब हंगामा हुआ तो आतिशी वहाँ मौजूद थी। वो आम आदमी पार्टी के महिला पार्षदों के साथ बात कर रही थी, और उनसे बात करने के बाद आम आदमी पार्टी की एक पार्षद ने बीजेपी की पार्षदों के साथ मारपीट शुरू कर दी। समझाती हुई झगड़ा करने के लिए, तो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए ये आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। लेकिन एमसीडी के हॉल से बाहर निकलने के बाद आतिशी मारलेना ने क्या कहा, ये भी हम आपको सुना देता हूँ। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के लोग समझ गए थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने मारपीट शुरू की, मेयर पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गई। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की। जिस वक्त दिल्ली में ये सब हो रहा था, अरविंद केजरीवाल मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे बीएमसी में हुई मारपीट और हंगामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी को लगता है कि वो गुंडागर्दी से हर जगह सत्ता हासिल कर लेगी। यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में हारने के बाद भी बीजेपी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया। डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अभी अभी खबर आई है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए अब सोमवार को यानी 27 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। लेकिन आज एमसीडी में जो हुआ वो सबने देखा। मारपीट बीजेपी के पार्षदों ने की और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी के पार्षद भी घायल हुए और आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स को भी चोटें आई। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंसा केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने शुरू की और केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्षदों ने खून खराबा किया। सवाल यह है,
मारपीट की शुरुआत करने वाले क्या भूत प्रेत थे? कैमरों में जो लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? सारी दुनिया ने देखा कि दोनों पार्टियां एमसीडी पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन लड़ाई का ये कोई तरीका नहीं है। ये सही है, आज वोटिंग में बीजेपी के लोगों का अपर हैंड था। आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें जिताने वाले एक वोट को रोकने की कोशिश की। ये एक वोट बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में बड़ा बना देता, और स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के फंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इतना झगड़ा हुआ। लेकिन जो लोग टीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने प्रतिनिधियों के बारे में क्या सोचेंगे? टकराव की वजह कोई भी हो, ये मारपीट, ये गुंडागर्दी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को शोभा नहीं देती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस के नेताओं ने कल नारा लगाया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज जवाब में मोदी ने कहा, कांग्रेसी कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। असल में आज नरेंद्र मोदी ने नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी रैलियां की और पब्लिक मीटिंग के दौरान कांग्रेस को सीधा जवाब दिया। शिलोंग की रैली में मोदी ने कहा कि जिन नेताओं को देश की जनता ने नकार दिया वो अब हताशा में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देश की जनता बार बार जवाब दे रही है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि मोदी को गाली देने से नुकसान होता है, कई चुनाव में इसका नतीजा देख चुके हैं। इसके बाद भी न जाने क्यों चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का कोई ना कोई नेता सेल्फ गोल कर देता है। पहले पवन खेड़ा ने मोदी के पिता के लिए अपमानजनक बातें कही, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, तब उन्हें जमानत मिली। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के वक्त एयरपोर्ट पर धरना दे रहे कांग्रेस के नेताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा दिए। अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन मोदी ने इस बात को पकड़ लिया है और वो जब जब कांग्रेस की गालियों का जिक्र करेंगे तो उसमें ये नारा भी सुनने को मिलेगा। और अब मैं आपको आपकी अदालत के उस शो की एक झलक दिखाता हूं जो कल टेलीकास्ट होगा। जैसा मैंने बताया, इस बार मेरे मेहमान हैं उद्धव ठाकरे के करीबी, उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत। इस समय उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर। एकनाथ शिंदे पहले उनकी सरकार ले उड़े, फिर शिवसेना और धनुष बाण का सिंबल भी उन्हें मिल गया। लेकिन संजय राउत का कहना है कि नाम और सिंबल से कुछ नहीं होता, शिवसेना तो ठाकरे के नाम से चलती है जो उद्धव के पास है। आपको क्यों लगता है कि शिवसेना अगर ठीक ठाक चल रही थी तो शिवसेना का नाम, शिवसेना का चुनाव चिन्ह, ये सब एकनाथ शिंदे की पार्टी को क्यों दे दिया? बीजेपी नेताओं को पूछो जो दिल्ली में बैठे हो, पूछे। चुनाव आयोग आज जो है, मैं बोला ना, वो शेषन साहब का जमाना चला गया जब वहाँ न्याय होता था। अब न्याय की बात नहीं रही।
वो स्वतंत्रता, वो निष्पक्षता, वो कहाँ रही? अगर ये होती तो सिर्फ 40 MLA के बल पर कोई ऐसी पार्टी उठाकर दूसरे के ठाकरे की शिवसेना तो ठाकरे साहब के साथ ही जुड़ी रहेगी ना। ये आपकी अदालत है, ये रजत शर्मा जी का प्रोग्राम है। अगर यहाँ कोई आने वाला लाइट वाला बोलेगा, ये कोई कारपेंटर बोलेगा नहीं मैंने ये बनाया है, अब ये आपकी अदालत है, मेरा हो गया, कैसा चलेगा? ये तो रजत शर्मा जी का ब्रांड है, ये आपके साथ रहेगा, या आपके साथ चलेगा। तो फिर आपको इस बात की चिंता क्यों कि अगर नाम चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, अगर ठाकरे का ब्रांड है तो फिर चला लेंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? ठाकरे ब्रांड पे आज तक चला है, शिंदे भी ठाकरे ब्रांड का ही प्रोडक्ट है ना। ठाकरे जी के सिवा ये जी नहीं सकते, इसलिए तो ठाकरे नाम ले। अभी देखिए ये लोगों ने क्या लिया है, शिवसेना लिया है, धनुष्य बाण लिया है। मुझे किसी ने बोला कल वो सुप्रीम कोर्ट में वापस जा रहे और बोल रहे हमें ठाकरे नाम भी दीजिए। यही बाकी है, क्योंकि ठाकरे के सिवाय चल नहीं सकता ये। संजय राउत ने आपकी अदालत में कहा उनके पास पूरा हिसाब है कि एक एक MLA को खरीदने के लिए कितने पैसे दिए गए। कुल मिलाकर शिवसेना की सरकार, पार्टी और सिंबल हासिल करने के लिए संजय राउत के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको लेकर संजय राउत ने क्या कहा, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। अभी हाल ही में आपने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। देखिए आज राजनीति में सब पैसे का खेल है, ये तो ये अदालत भी मानेगी, जज साहब भी मानेंगे। सबसे बड़ा पैसे का खेल अब राजनीति में चल रहा है, और पैसे के सिवाय इतनी बड़ी पार्टी कोई तोड़ सकते हैं क्या? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। ये 50-50 होके मीन्स 50-50 करोड़ देकर आपको खरीद लिया है, ये पूरे महाराष्ट्र और देश को मालूम है, और ये वो लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमारे 50 MLA अगर टूट गए हैं और 50 खोखे का हिसाब लगाइए तो 2000 करोड़ हो जाता है। अब इस जवाब को डिटेल में तो आप कल शाम को सुन सकेंगे। संजय राउत के इस शो की खास बात यह रही कि उन्होंने किसी इल्जाम से इनकार नहीं किया। हाजिर जवाबी का एक उदाहरण आप देखिए। जब उन्होंने कंगना रनौत के बारे में सवालों का जवाब दिया, कंगना का दफ्तर उजाड़कर सामना में लिखा उखाड़ दिया। इस पर संजय राउत ने क्या कहा, इसकी एक झलक आप देखिए। कंगना रनौत कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है, पॉलिटिकल एक्टर है वो। आपने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ तो जो उखाड़ दिया हो, न्यूज आ गया, सामना अखबार है, तो एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के आपके बाप का है। हाँ हमारे बाप का है। उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। बात ऐसी है, ये झगड़ा कब शुरू हो गया? आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर दीजिए, हम जरूर ये बात मानेंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर टिका टिप्पणी करते। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। ये कौन है? शानी। मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। संजय राउत ने आपकी अदालत में बताया कि कैसे उनकी नाक के नीचे से 50 MLA और 12 सांसद निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की सरकार काला जादू कराती है। मैंने उनसे पूछा क्या उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी है? क्या उद्धव ने अमित शाह से वायदा खिलाफी नहीं की? सवाल यह भी था क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कभी एक बार वापस आ सकते हैं, फिर से हाथ मिला सकते हैं? ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। बीजेपी के साथ जो 33 साल पुराना रिश्ता टूटा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। 50 MLAs, 12 MPs आपकी नाक के नीचे से निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। आप कुछ ज्यादा सनसनी नहीं फैलाते। आपने कहा यह संसद हिजड़ों की हवेली है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, संजय राउत ने यह आइडिया उनके दिमाग में घुसाया। उद्धव की शिवसेना के नेता और सामना के एडिटर संजय राउत आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।